कल हम लोगों ने यहाँ तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर तक कर लिया था, नहीं? कौन से थे ये वाले हमारे? ये एफडीआई वाला था हमारा, 9 तक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, है ना? पहला क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर, और 19 दिसंबर में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पहला क्या कहा? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां से कौन से 2 चीजें निकल करके आए थे? नहीं, एक ब्रिटेन वुड जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहां पर क्या निकल के आया था? एक आईएमएफ और आईबी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंकिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड बैंक। सिर्फ इसको, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर 19 दिसंबर को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द डेलीगेट्स ऑफ 44 नेशन which lead to the establishment of IMF? 1944 के लिए। क्या भारत इसका मेंबर था? भारत इसका मेंबर था या नहीं? हाँ, भारत शुरुआत से इसके मेंबर रहे हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के। अगला है, ब्रिटेन वुड रिजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ किसका? गट, आईएमएफ, अंक्टा, डब्ल्यूटीओ। क्या आ जाएगा? IMF। मतलब 1944 में 44 देशों ने मिलकर क्या किया? एक साइन किया था एग्रीमेंट, जिसके थ्रू 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ। कौन कौन सा? आईएमएफ और वर्ल्ड, ठीक है। आईएमएफ में आएंगे। 18 के जुलाई में आईएमएफ से क्वेश्चन पहला आता है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी encompasses the international reserve only. International liquidity covers only official holding of gold, foreign exchange, SDR, reserve position in the IMF available for the settlement of the international transactions. IMF को जब मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले पढ़ाया था इंटरनेशनल लिक्विडिटी का। आपके नोट्स में लिखा हुआ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल लिक्विडिटी किसे कहते हैं? इसी से प्रश्न वो पूछा गया। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या? आपके पास क्या हो? पैसा हो आपके पास। किस तरह से? इंटरनेशनली। क्या हो? इंटरनेशनली, मतलब उस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। व्यापार करना हो, किसी को देना हो, कहीं भी आप उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो बोला इंटरनेशनल लिक्विडिटी encompasses द इंटरनेशनल रिजर्व ओनली। इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर केवल और केवल इंटरनेशनल रिजर्व आती है। सही है गलत है? गलत है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में क्या क्या आती है? तो ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ गोल्ड, आरबीआई के पास कितना गोल्ड मौजूद है उस समय पर। फॉरेन एक्सचेंज कितना है उसके पास? किसके पास? आरबीआई के पास। एसडीआर हमारे पास क्या है? एसडीआर बोले तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका आईएमएफ का एक करेंसी है, ठीक है। कब आया था? एंड रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ अवेलेबल फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। और रिजर्व पोजीशन किसके अंदर? आईएमएफ के अंदर, जिसको क्या कर सकते हैं हम? सेटलमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। आपको व्यापार करना है तो क्या करेंगे? वहां पर एसडीआर से व्यापार कर सकते हैं। पहले गोल्ड से होता था, अब एसडीआर से होता है, डॉलर से होता है, या आईएमएफ में आपकी जो होल्डिंग है उसको क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा सा दूसरे को दे सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं? सामान ले सकते हैं। क्लियर? तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है? ये पूरा का आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज इनकरेक्ट और D2 इज। चलिए अगला क्वेश्चन आया है इसमें 18 दिसंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया ना। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहीं कहीं ना क्या क्या बनता है? हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अगला क्वेश्चन, आफ्टर यूएस डॉलर
यूएस डॉलर के बाद द लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। एसडीआर के अंदर वेटेज किसको दिया जाता है? यूएस डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी किसकी है एसडीआर को डिटरमाइन करने के लिए? आंसर क्या हो जाएगा? क्या है उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है? चाइनीज का। किसका है? चाइनी युआन, इसको रेमबिनी रेमबिनी कहते हैं उसको, चाइनीज युआन। ठीक है, उसके बाद क्या है? जापान के येन, उसके बाद ब्रिटिश के पाउंड, उसके बाद यूरो। भारत का कौन सा पोजीशन रहता है? क्योंकि एसडीआर को कैलकुलेट करने के लिए भारत के करेंसी को वेटेज नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है? इनके कंपैरिजन में बहुत कमजोर है। ठीक, चल अगला, तीन का क्या हो जाएगा? सी, चाइनीज युआन रेमबिनी। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से है 18 जुलाई को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लैंडिंग ऑपरेशन? क्या करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल, कौन सा इसमें से गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग इट्स लैंडिंग ऑपरेशन? वहां से पैसा क्या करना है आपको? उधार लेना है। तो लैंडिंग ऑपरेशंस के कौन से गाइडलाइन इसमें से नहीं है? सबसे पहला है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लोन। वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगी तो क्या वो चेक करेगी कि नहीं करेगी कि हाँ रीपेमेंट का कोई इसके पास जरिया भी है या नहीं है? और जैसे हाईवे बनाने के लिए आपने क्या किया? पैसा लिया, तो क्या करता है? पहले पूछता है आपसे, आप हाईवे बना के दे दोगे, पैसा रिकवर कैसे करोगे? तो पैसा रिकवर कैसे करेंगे हम? टोल टैक्स लेकर के। क्या करेंगे? टोल टैक्स लेकर के हम पैसा रिकवर करेंगे। तो आप बोलते हैं सर हम टोल ले लेंगे, तो टोल से क्या होगा? हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद lending should be only for a specific project which are economically and technically sound and for a high priority nature। वर्ल्ड बैंक केवल उसी चीज को फंड करती है जिसमें देखता है कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड है, मतलब अच्छा है। ठीक है, और ये हाई पायरेटी, सॉरी पायरेटी, सॉरी पायरेटी, क्या कहते हैं उसको? पायरेटी, हाँ, नेचर का है। द लैंडिंग शुड बी द एनेबल अ कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। लैंडिंग उसी को दिया जाएगा जिसके फॉरेन एक्सचेंज जो है उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट से क्या हो? मिलते हो। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, कहता है द बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कंट्री से कि स्पेंड द लोन इन पर्टिकुलर कंट्री, कि वो पैसा वहीं पर खर्च करेंगे। अगर कोई लैंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो लैंड करता है बैंक, वर्ल्ड बैंक लोन देगी, इसमें से कौन से गाइडलाइन प्रिंसिपल को वो क्या करेंगे? फॉलो नहीं करते। पहला होगा कि नहीं होगा? पहला होगा ना, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। बी क्या कह रहा है? लैंडिंग ऑपरेशंस किसको? उसी प्रोजेक्ट को कि जो केवल क्या है? साउंड नेचर का है। जो अनसाउंड नेचर का होगा उसको क्या करेंगे? लोन नहीं देंगे। ठीक है, द लैंडिंग शुड बी इनेबल अ कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये भी चेक करता है। द बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन पर्टिकुलर कंट्री। आपने लोन लिया, आप कहां खर्च करो, उसको क्या मतलब है? उसको भाई आपने लोन ले लिया, आप उस पैसे का दारू ही पी जाओ, तो बैंक रोकेगा कि क्या है दारू पी रहे हैं? नहीं, बस वो ये चेक करता है कि भाई आप इसको सधा सकते या नहीं, और जिस प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं वो सही है या भी नहीं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट और आपके फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिलते हैं या नहीं। आपके पास कुछ ना कुछ तो होल्डिंग होनी चाहिए ना। मान ली अभी पैसा नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तो पैसा रहा होगा, या कुछ समय बाद तो पैसा आएगा। उस चीजों को वो चेक जरूर करती है। किसको इंक्लूड नहीं करती है? डी को। ठीक है, द 19 जून, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन से इसमें से पार्ट नहीं है? पहला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और आईएमएफ। कौन सा पार्ट नहीं है? आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक के कितने विंग हैं? वर्ल्ड बैंक के कितने विंग हैं? 5। पहला कौन सा है?
आईडीए, उसके बाद आईडीए, उसके बाद आईएफसी, उसके बाद आईबीआरडी, उसके बाद मिगा, उसके बाद फिर भी ना, आईडीए, आईएफसी, आईबीआरडी, मिगा, और पांचवा कौन है वर्ल्ड बैंक में? पांचवा कौन सा पार्ट है? आईडीए, आईएफसी, आईबीआरडी, मिगा, ये चार पार्ट है। पांचवा पार्ट कौन सा है? उत्तर कैसे चोरी होगा फिर वहां पर? वहां पर चोरी कैसे होगा? किसका? क्या हो जाएगा? आईसीसीएसआईडी, आईसी आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये 5 विंग्स हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, 5 विंग्स हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसमें वर्ल्ड बैंक, अगर ये क्या है, आईबीआरडी, ये बैंक है उसका, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलप, आईबीआरडी। ठीक है, उसके 5 विंग्स ये अलग अलग जुड़े हुए। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेगा तो क्या आएगा? आईडीए, आईएफसी, आईबीआरडी, मिगा और आईसीएसआईडी। लेकिन सीधा किसकी बात करता है? वर्ल्ड बैंक की, तो फिर क्या आ जाएगा? आईबीआरडी। ये इसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांचों आ जाते हैं, और वर्ल्ड बैंक के केवल क्या आएंगे? आईबीआरडी। क्लियर? इसका सबसे एक बहुत जरूरी खास बात, आईडीए, आईएफसी, आईबीआरडी, मिगा और आईसीएसआईडी में एक बात हमने कहा था गौर करने के लिए, क्या कि इसमें इंडिया किन किन का मेंबर है या नहीं है, ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा, इसके जो स्थापना हुई है, इस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना हुई है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रखने के लिए वो नोट्स में लिखा हुआ है कि उसको जरूर एक बार मार लेना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक में। इंडिया किस किस का मेंबर है, या इस्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करिए? सजाइए। ठीक, चलिए 25 नवंबर 2021 को, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? कौन कौन आ जाएगा? आईएफसी, ये आएंगे क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए डी ई, आंसर ए डी ई। कौन सा? डी ओ डी। ठीक है, हाँ। 19 सितंबर 2022, which one of the following is not the guiding principle of World Bank regarding its lending operations? Same questions. ठीक, चलिए 2023, which one of the following institution not a part of World Bank group? इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है? आईडीए भी है, आईबीआरडी भी है, मिगा भी है, द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 4 का भी क्या, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा? डी। और 4 का भी क्या हो जाएगा? डी। 3 का भी क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, हाँ। चलिए, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर अलग अलग जो अग्रीमेंट्स आए हैं उसके बारे में, सबसे पहला जो अग्रीमेंट साइन किया गया उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? गट, ट्रिम्स, ट्रिप्स, नमा। गट, ट्रिप्स, ट्रिम्स और नमा, 18 जुलाई में क्वेश्चन आया था। सबसे पहला क्या, गट के बारे में देखते हैं। ट्रिप्स किसके लिए है? ट्रिप्स को किसको कहते हैं? रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं पर है? देखती है तो कहाँ हो जाएगा? डी का कौन सा? किसका? डी का 4,
तो डी का 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ट्रिम्स का क्या आता है? ट्रिम्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। इन्वेस्टमेंट मेजर कहां पर है? ऊपर। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। बी गट। गट की बात करेंगे तो क्या होता है? गट मतलब लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। डब्ल्यूटीओ से आने से पहले पहले क्या था? गट नहीं, क्या था वो? गट। गट को रिप्लेस कौन किया है? डब्ल्यूटीओ। ठीक है। गट का फुल फॉर्म, गट का फुल फॉर्म क्या है? दुर्गा पूजा सब मैया को दे दिए हैं एक साथ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा हमारा? 3 लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अरे तो मिस पॉइंट लिखा गया होगा, हो गया। गट ही है वो। नमा, नमा में क्या आ जाएगा? नमा का मतलब होता है इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिशरीज प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नमा के बारे में भी वहां पर 3 लाइन लिखे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के नीचे, नोट करके वहां पर देखिएगा नोट में। ठीक है, जो पीडीएफ है वहां पर लिखा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट। पेटेंट के बारे में इसमें से कौन सा लाइन सही नहीं है? पेटेंट के बारे में, पेटेंट के बारे में इसमें से कौन सा लाइन सही नहीं है? अ पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। पेटेंट क्या है? एक लीगल प्रोटेक्शन ग्रांट करता है ना, किस चीज को? किसी भी नए इन्वेंशंस को। ठीक है। द पेटेंट ग्रांट द पेटेंट होल्डर एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। ये जो पेटेंट राइट है, वो जो जिसने वो क्या किया, आविष्कार किया है, उसको ये राइट देता है कि आप उसको अपने से यूज करिए या सेल कर दीजिए। ठीक है। द एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ द पेटेंट सिस्टम इज बेनिफिट द पेटेंट होल्डर। The exclusive purpose of the patent system is the benefit the patent holder. The Indian Patent Act 1970 was amended and made effective from January 1, 2005। पहले कौन सा था हमारे पास? पेटेंट एक्ट 1970, फिर उसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है? अब 1 जनवरी 2005 कर दिया गया। अब कौन सा लगता है? पेटेंट एक्ट 2005। शुरुआत कहां से हुई है? 1970 से। शुरुआत कहां से हुई है? 1970 से। तो उसके बाद सी कह रहा है द एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ द पेटेंट सिस्टम इज द बेनिफिट द पेटेंट होल्डर। केवल वो पेटेंट होल्डर को ही बेनिफिट पहुंचाएगा। देखिए, दो चीज है ना, यूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। अगर हम मैंने कोई नया इन्वेंशन किया, अगर मैं खुद यूज कर रहा हूं तो बेनिफिट किसको होगा? हमें। लेकिन मैंने आपको सेल कर दिया है तो बेनिफिट किसको होगा? आपको। तो केवल पेटेंट होल्डर को ही बेनिफिट नहीं देगा, किसको देगा? जो अगर पेटेंट होल्डर यूज करें तो उसको देगा, और अगर सेल कर दिए हैं तो जिसको सेल किए हैं किसको देगा? उसको देगा। ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 के दिसंबर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो कि ह्यूमन के इंटेलेक्ट से उत्पन्न हुई है, मानव की बुद्धि से उत्पन्न हुआ। सही है गलत है? इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मोरल राइट। आईपीआर के अंदर ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल राइट्स नहीं आते हैं। सही है गलत है? क्या हो जाएगा? आईपीआर के अंदर ट्रेड सीक्रेट आते हैं कि नहीं? आता है। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या? फॉर्मूला कहते हैं ना, जिसको ट्रेड फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ये बोलता है नहीं आता है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही, दूसरा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का बेसिक फंक्शन नहीं है। जब डब्ल्यूटीओ को पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक फंक्शंस, मेन फंक्शंस, सारे फंक्शंस लिखा दिए गए। लैंडिंग फंक्शन, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के सॉरी लैंडिंग फंक्शन होते हैं, डब्ल्यूटीओ के बेसिक्स और मेन फंक्शंस को लिखा गया। लैंडिंग फंक्शन ये नहीं करता, वर्ल्ड बैंक करता है। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, to settle difference and dispute among its member countries, to carry out periodic review of the trade policy of the member countries, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreement। WTO के कौन से बेसिक फंक्शंस नहीं हैं?
बेसिक फंक्शन कौन सा नहीं है? देखिए, टू सेटल डिफरेंस एंड डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्री, अगर व्यापार संबंधी किसी को झगड़ा हो जाए तो उस डिस्प्यूट को सेटल कौन देगा? WTO। ये इसका बेसिक फंक्शन है। टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू, क्या करना? किसी भी कंट्री का जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसको क्या करना? उसका पीरियोडिक रिव्यू करना, ये भी उसका फंक्शन है। टू फैसिलिटेट एंड द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है? ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो उससे क्या करना? उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाना, उसका ऑपरेशंस करवाना किसका काम है? WTO का। बच गए ए वाले, टू फैसिलिटेट एंड द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है किस चीज को? एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नॉट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। WTO की क्या है? औकात नहीं है कि वो क्या करे? बैलेंस्ड ग्रोथ करवा दे। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या? जो एक कहता है ना कि भाई इतना तो ग्रोथ होना ही होना है, ऐसा हो सकता है? संभव नहीं ना, कभी ऊपर भी जा सकते हैं, कभी नीचे भी आ सकते हैं, कभी जीरो भी हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? गलत है, बाकी सारी चीजें सही। हाँ, अगर ये लिखा तो टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन, है ना, एंड फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये लाइन बिल्कुल सही हो जाता है। इसने क्या जोड़ दिया है? बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ कभी हम किसी चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रेड है ना, ऊपर नीचे निश्चित रूप से होंगी ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 का। अगला है 5वां, assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है। द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट्स टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है? अटेम्प्ट करता है बाय गवर्नमेंट टू मेक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करना है? स्टेबल और प्रेडिक्टेबल, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर रखा जा सके? बिजनेस एग्रीमेंट को स्टेबल रखा जा सके, उसको प्रेडिक्ट किया जा सके। ठीक, ये भी सही है। प्रॉमिसिंग नॉट टू रेज ट्रेड बैरियर्स कैन बी एज इंपॉर्टेंट एज लोडिंग वन, बिकॉज द प्रॉमिस गिव्स बिजनेसेस अ क्लियरली व्यू ऑफ देयर फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। बोला कि प्रॉमिसिंग नॉट टू रेज, नहीं, प्रॉमिस नॉट टू रेज ट्रेड बैरियर्स। हम क्या करेंगे? ट्रेड बैरियर्स का प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे। अगर ट्रेड बैरियर्स की हम बात नहीं करते, जैसे मान लीजिए कोई व्यापार करने आया, हमने प्रॉमिस ये नहीं किया कि हम प्रॉमिस नॉट टू ट्रेड बैरियर्स एज इंपॉर्टेंट एज लोडिंग वन। ठीक है, आप ये मत कहिए कि भाई हम आपको क्या करेंगे? ट्रेड बैरियर हटा लेंगे। अगर ये भी कह देते हैं कि भाई क्या करेंगे? हम ट्रेड बैरियर को कम कर देंगे, तो उस बिजनेस को क्या मिल जाता है? क्लियर व्यू मिल जाता है कि यहां पर हम स्टेबल होकर काम कर सकते हैं, है ना। केवल अगर कम भी कर देंगे ना, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो सुइया का बदले क्या देंगे? दवा भी देंगे तो काम करेगा उसको थोड़ी देर के लिए। वही बात है, बिजनेस लेके आ रहा है तो क्या करना है आपको? बस अगर बैरियर्स को भी लो कर दें, अगर नहीं भी हटाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर बैरियर्स को कम कर दिया जाए तो क्या करेगा? उसको फ्यूचर मार्केट दिखने लगता है और वो वहां पर बैठकर काम करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। अब आर कह रहा है कि भाई रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वाई। तो क्या पूछिए? तो द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। वाई? वाई मतलब रीजन क्या है उसका? तो रीजन है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड बैरियर्स को कम कर रहे हैं ताकि बिजनेस को एक फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है ना। अगर फ्यूचर मार्केट उसको दिख रहा है तभी वो बिजनेस स्टेबल हो पाएंगी, है ना। और फ्यूचर मार्केट उसको दिख रहा है मतलब प्रेडिक्टेबल, वो चीजें वो क्या कर रहा है? प्रेडिक्ट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएंगे? ए और आर करेक्ट है, और आर एक्सप्लेनेशन भी है किसका? ए का। क्लियर? 19 दिसंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO? सेम प्रोसेस आ गई है। अगला यहां पर आएंगे 2020 के दिसंबर में। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स प्रोविजंस फैसिलिटेट एंड प्रमोट्स FDI। ट्रिम्स और ट्रिप्स जो है, प्रोविजन जो है, वो क्या करते हैं? FDI को प्रमोट करते हैं, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? FDI को वो प्रमोट करते हैं। फिर लिखा है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स प्रोविजन रिमूव रिस्ट्रिक्शंस एंड एड्रेसेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिव।
ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसको, एफडीआई को, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एफडीआई आए। ठीक है, चलिए ये भी सही। उसके बाद बोल रहा है ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रोविजन रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, वो क्या करता है, सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है और एड्रेस करता है किस चीज को, कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटीज को। आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही है। एफडीआई को प्रमोट करना मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे तभी आपके पास एफडीआई आएगी, और एफडीआई आ रही है मतलब क्या, कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटी रूप से हो रहा है। वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 2021, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर देयर कंट्रीब्यूशन टू द डब्ल्यूटीओ बजट 2020। 2020 के अंदर डब्ल्यूटीओ की बजट आई थी, तो वहां पर किस कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा और कम था। आपको क्या याद रखनी है अब, 2020 वाली नहीं, 20 वाली नहीं, 2023 वाली। इसको लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप कि हमें क्या देखना है, डब्ल्यूटीओ का बजट देखना है 2023, उसमें किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और किसका कम है। ठीक, चलिए आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द डब्ल्यूटीओ। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द डब्ल्यूटीओ, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट, बेनिफैक्टरी एंड resilient, non-discriminatory, binding and enforceable commitments, protective and be benevolent। मतलब आपका जो ट्रेड पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। एक इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, सबसे पहला कौन सा होगा, कौन सा, फर्स्ट रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट, और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कि भाई क्या कभी भी दूसरे से क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एक दूसरे की। मतलब एक पॉलिसी अगर लगाए तो ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। तो ए और सी तो हमारा सही है, ए सी सही है, तो दो ऑप्शंस आते हैं। अब बी और डी देखना है, बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल कमिटमेंट्स। क्या हो बाइंडिंग, मतलब उस चीजों से आप बंधे हुए हो और उसमें कमिटमेंट की गई हो, किस चीज की, कि हम आप पर ट्रेड बैरियर्स नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग करेंगे ताकि आप को फ्यूचर मार्केट दिखेगा और आप हमारे यहाँ व्यापार करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरी इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के मेंबर इसमें से कौन से नहीं है, चाइना, रशिया, ईरान, ताइवान, कौन सा, ईरान। ईरान क्या है, नहीं है मेंबर उठाए। चलिए 22 सितंबर, 29 सितंबर 2022, अरेंज द फॉलोइंग निगोशिएशन राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो अलग अलग राउंड हुए हैं उसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। उरुग्वे राउंड, जिनेवा राउंड, कैनेडी राउंड, दोहा राउंड, टोक्यो राउंड। ये राउंड का मतलब होता है डब्ल्यूटीओ का मीटिंग। डब्ल्यूटीओ का मीटिंग जब जब हुआ है वो सारे मीटिंग के नाम लिखे हुए हैं, उसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। नोट्स में ये भी लिखा है राउंड उसका कौन कौन कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला राउंड कौन सा हुआ था, दोहा सबसे पहले हुआ था।
दोहा सबसे पहले हुआ था, लास्ट में हुआ था? कब? दोहा के बाद क्या हुआ था? हाँ? कौन कौन सा राउंड? पहले तो देखिए, राउंड को याद रखिए पहले, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी राउंड हुए हैं उसका ईयर क्या है, सबसे पहले वो, है ना, एक चीज। दूसरा चीज, इसमें क्वेश्चन में गौर करिएगा, क्या लिखा हुआ है पता है? अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड ऑफ WTO इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी तक बोलता क्या था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब क्या होता है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर क्या करना है, दो चीज आपको हम दे रहे हैं। आपको करना क्या है कि भारत कब आजाद हुआ था? 1947। 1947। और संविधान कब लागू हुआ था? 1950। अगर इस दोनों डेट को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना हो, तो कैसे सजाएंगे? पहले किसको रखेंगे? 1947 को, फिर 1950 को। लेकिन अगर मैं इसके पीछे एक वर्ड जोड़ देता हूं, ठीक है, अगर इसमें एक जोड़ देता हूं, कौन सा? रिवर्स। तो रिवर्स में फिर कौन आ जाएगा पहले? 1950, फिर 1947। तो बात वहां भी सेम टू सेम कह रहे हैं कि जो भी राउंड हुआ है उसको क्या करना है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज आप जरूर गौर करिए, क्या गौर करना है कि रिवर्स तो नहीं लिखा हुआ है ना, रिवर्स वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं। अगर रिवर्स किए गए हैं तो सारा खेल बदल जाएगा और आता हुआ क्वेश्चन आप क्या करेंगे, गलती मार के आएंगे। एक बार इसलिए क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से, कि रिवर्स तो नहीं कह रहा है ना। अब रिवर्स जब कहेगा, रिवर्स जब कहेगा तो सबसे लास्ट राउंड कौन से हुए थे? इसमें से उरुग्वे, जिनेवा, कैनेडी, ठीक है, दोहा, टोक्यो। सबसे लास्ट कौन सा हुआ था? सबसे लास्ट हुआ था दोहा, सबसे लेटेस्ट राउंड था वो। सबसे जो इसमें लेटेस्ट है वो कौन सा था? दोहा। तो दोहा सबसे पहले आएगा। अब दोहा अगर सबसे पहले आएगा, उसके बाद तो डी डी है। अब उसके बाद कौन सा, दोहा के बाद कौन सा? दोहा के बाद कौन सा था? हम्म, दोहा के बाद कौन सा? दोहा के बाद कहाँ गए थे? नहीं, टोक्यो गए थे। कहाँ गए थे? टोक्यो। उसके बाद उरुग्वे, ठीक है, पहले दोहा फिर टोक्यो। तो क्या हो जाएगा, डी के बाद ई। दोहा से जस्ट पहले हुआ था कहां पर? टोक्यो में, ठीक है। सबसे लास्ट वाला, लेटेस्ट वाला कौन सा? दोहा। उससे पहले वाला कौन था हमारा? टोक्यो। तो जब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पूरा अगर नहीं भी याद हो, अगर दो तीन इंपॉर्टेंट हमें याद है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। दोहा, टोक्यो और उरुग्वे, इन तीन राउंड को जानना बड़ा जरूरी है। ये राउंड कब हुए थे WTO? चलिए, फिर अग्रीमेंट की बात कर रहा है, नमा, गट, ट्रिप्स, ट्रिम्स। क्वेश्चन में सॉल्व किया है, करने की जरूरत नहीं। सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। डिस्प्यूट 4 मार्च का क्वेश्चन था। अब अगर झगड़ा हो जाएगा WTO के अंदर, तो उसको सेटलमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेज को फॉलो करना है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? अपील कर देंगे डायरेक्ट। सबसे पहले झगड़ा होगा तो क्या करेगा? Sequence the following different settlement stage of the WTO dispute settlement system। क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? झगड़ा अगर हो जाएगा WTO के अंदर तो सुलझाएंगे कैसे? किसका? डी।
सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? नहीं, हाँ। सबसे पहला कंसल्टेशन। जब दो पार्टी के, पार्टी ए है और पार्टी बी, दो पार्टी के बीच में झगड़ा होता है, तो कहता है क्या क्या करके, दोनों को एक दूसरे से कंसल्ट करवाता है, कहता है कि देखो यहीं पर सारा मामला रफा दफा कर लो, आगे बढ़ोगे तो तुम दोनों को परेशानी है। ठीक है, कंसल्ट सबसे पहले क्या किया था? कंसल्ट किया था दोनों पार्टीज के साथ। अब दोनों पार्टीज क्या करती है? दोनों पार्टी आती है तो उसका पैनल बना हुआ है डब्ल्यूटीओ के अंदर, वो पैनल क्या करेगा? रिव्यू करेगा, पैनल रिव्यू से आएंगे, और पैनल ने कंसल्ट करके जो सुझाव दे दिया दोनों मान के चला गया। अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, अब क्या बात आएगी? कोई भी पार्टी अपील कर सकती है। क्या कर सकती है वो? अपील कर सकती है, जाके अपील करेंगी। ठीक है, क्या करेंगे? अपील। उसके बाद कौन सा? अब अपील के बाद इसका, अपील के बाद क्या हो जाएगा? ई हो गया पहले, सॉरी, ई कंसल्टेशन, पैनल रिव्यू, अपील। उसके बाद क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। अपील की, अपील में जो भी क्या बात आएगी उसको क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर नहीं है तो आप आराम से फिर से झगड़ा करते रहिए जीवन में बैठ करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ई डी, सॉरी, ई सी डी बी ए, आंसर इज सी। ठीक है, हाँ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको कंप्लीट करेंगे। The government of India has been opening up domestic market to foreign players in baby steps. Allowing foreign firms free play in India's retail sector has always been a political hot potato. क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? डोमेस्टिक मार्केट को ओपन किया है। किस चीज के लिए? फॉरेन प्लेयर्स के लिए। किस स्टेप में? बेबी स्टेप में। बेबी स्टेप मतलब बच्चा वाला स्टेप। पूरा खोल दिया है क्या कि आ जाओ सीधे भर दो इंडिया को? नहीं, कुछ स्टेप दिए हैं, कुछ में पूरे दिए हैं, कुछ में कम दिए हैं, कुछ में नहीं दिए हैं, कुछ में गवर्नमेंट दिए, कुछ में ऑटोमेटिक रूट दिए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेबी स्टेप सही है। उसके बाद अलाउइंग फॉरेन फर्म्स फ्री प्ले इन इंडिया रिटेल सेक्टर हैज ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। और जब से क्या कर दिया है? अलाउ किया है फॉरेन फर्म्स को, किसके? इंडिया के रिटेल सेक्टर में पैसा लगाने का। तो ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल, राजनीतिक, राजनीतिक एक मुद्दा गर्म हो गया है। आंसर ये भी सही है। अब बोलेंगे कि भाई करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भाई ये वाले में जो बात कही गई वही उसी को एक्सप्लेन किया गया ना बी में, कि भाई उसको बेबी स्टेप में खोला है, मतलब क्या? रिटेल सेक्टर में उसको जगह दिया है, और तब से ये क्या मिल गया है? पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। आंसर क्या हो जाएगा? एक का, वन का क्या हो जाएगा? ए या बी? ए या बी? ए एंड बी मारेंगे, बी होगा। ये क्या बोल रहा है कि उसने डोमेस्टिक मार्केट को खोला, ठीक है, इसने बोला कि हम फॉरेन फर्म्स को क्या किए? इंडिया के रिटेल सेक्टर में जगह दिए। तो भाई पॉलिटिकल मुद्दा है या नहीं, इससे किसको क्या फर्क पड़ता है? उठा के दोनों के दोनों कोई मैच नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ ये रहता, इसको हटा दे इसको, तो फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अगला, फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, social obligation towards several stakeholders, consumers, shareholders, suppliers, creditors, etc. Moral principle that define the right and wrong. इसको क्या करना है? सजाना है। फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको क्या कहेंगे? डी का क्या हो जाएगा? डी का क्या होगा? डी का क्या हो जाएगा? डी का, डी का थ्री। ए का क्या होगा?
ए का 4 हो जाएगा। हम बात इसी कभी जिस सब शुरू करते हैं किसका, फिजिकल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी का, ये सब क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। बी सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो क्या हो जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रिएटर्स, ये क्या है, सी का क्या हो जाएगा 2, स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, क्योंकि बिजनेस में इन्हीं चीजों तीनों का चलवा है ना, कंज्यूमर्स का, शेयर होल्डर का, सप्लायर का, क्रिएटर्स का। उसके बाद मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन राइट और रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, इथिक्स, आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहां पर WTO, IMF, FAO, UE, EU, एक तरफ क्या दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशन दिए गए, उसके हेडक्वार्टर्स उस तरफ दिए गए। IMF का क्या, कहां पर है, IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC। ए का क्या हो जाएगा P, ए का 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएंगे C। उसके बाद क्या हो जाएंगे, बी का, IMF का कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। FAO का कहां पर है, FAO का मतलब फॉरेन बोल रहे हैं, FAO का मतलब क्या, चलिए EU का क्या मतलब होता है, यूरोपीय यूनियन, उसका कहां पर है ऑफिस, कहां पर, जिनेवा में। यूरोपीय यूनियन कहां पर है, रोम में, इटली के रोम में स्थित है, कौन, यूरोपीय यूनियन। FAO का कहां पर हो जाएगा फिर, FAO का कहां हो जाएगा, FAO का कहां पर है, ब्रुसेल्स में। और IMF का कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वहां आपको कंफ्यूज करे तो आप क्या लग रहे, तो आपका ना काम है, वो काम किसका है, मेरा, ठीक है। FAO का मतलब क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और IMF कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO कहां पर है, वॉशिंगटन DC। एंड EU कहां पर है, रोम के अंदर, कहां पर हो जाएगा, रोम के अंदर, ठीक है। आंसर, आंसर C, पक्का ना, गलत है। WTO का वॉशिंगटन DC है। WTO का कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO कहां पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। IMF का कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। तो बी का क्या होगा, 3rd, और ए का क्या होगा 2, ठीक है। मतलब कोई दूसरा आदमी बोल देगा मार देंगे, नहीं मतलब अपने दम पर कुछ नहीं, क्या बात, बहुत बढ़िया। सी का क्या हो जाएगा फिर 4, रोम में। FAO कहां पर है, रोम के अंदर। और EU कहां पर है, ब्रुसेल्स। EU कहां पर है, ब्रुसेल्स, नहीं मतलब दूसरा बताता जाएगा और आप मारते जाएंगे फटाफट फटाफट, मतलब कोई अपना ओन बेस नहीं है, मारेंगे बट क्या करके। अभी अभी हमने कहा तो मार दिया उठा करके सीधा, एक का 3rd ना, तो 3rd। भाई आंसर आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, वो मारिए उठा कर, चाहे कोई भी बोल रहा हो, है ना। चलिए, अपने आप पर विश्वास थोड़ा सा। 19 दिसंबर, साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक मार्केट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, किसमें आएगा, साइज ऑफ द मार्केट को किसमें इंक्लूड करेंगे, साइज ऑफ द मार्केट को कहां पर इंक्लूड करेंगे, माइक्रो या मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का सेकंड कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये ठीक है। बी डेमोग्राफिक मार्केट मतलब क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक मार्केट। डेमोग्राफिक मतलब क्या देखते हैं, उसका डेमोग्राफी देखते हैं, मतलब उसका डेमोग्राफी मतलब क्या, एरिया देखते हैं, क्षेत्र, तो वो नॉन इकोनॉमिक। ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4, ए का क्या हो जाएगा, ए का नहीं सॉरी, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो कर ही दिए थे, सी का 2।
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस डी का 1, और साइज ऑफ द मार्केट कहाँ हो जाएगा, मैक्रो इन्वायरमेंट। चलो 2020 आंसर थर्ड इसका, 2020 5वां। विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिव्यूड बूस्ट एंड कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। कौन सा इंडस्ट्री क्या हुआ है, बूस्ट हुआ है कोविड-19 में। हाँ, कौन कौन सा बढ़ा है, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी। तो क्या हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी जो थे वही क्या हुए हैं, बढ़े हैं, बाकी सब घटे ही हैं बेचारे। चलिए ये हो गया ना, ये 5वां था ना हमारा। हाँ 6। Which of the following truly describe government intervention in the MDME space in view of COVID-19 pandemic? MDME है ना, MDME नाम का क्या आया था, सरकार ने कोविड-19 जब आया तो क्या किया, फिर से MDME को लाया। क्या था, MDME को लाया था। MDME बोले तो MDME चलिए इसको लिखवाएंगे तब इसको आंसर करिएगा, तो छोड़िए MDME को। Which is not the most potent driver of business transformation during COVID-19 pandemic? मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर कौन सा पोटेंट ड्राइवर था, ड्राइवर मतलब जो आगे खींच के ले जाए, किस चीज को, बिजनेस को। इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, स्केल इकोनॉमीज, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनोवेशन, सप्लाई चेन। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएंगे, 7 के। टी हो जाएंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। हर ने क्या की, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। अगला है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुए थे, गट कब हुआ था, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट कब हुआ था, WTO गट को कब रिप्लेस किया। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए का 3 कहां पर, 2 जगह पर है। अब बी गट कब बना था, 1948 में, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब WTO कब रिप्लेस, WTO ने रिप्लेस किया किसको, गट को, कब, 1995 को। कितने साल बाद, 1948 में, 1985 में, कितने साल हो गए, 43 साल बाद, 47 ईयर्स बाद जो है WTO ने किसको रिप्लेस किया, गट को रिप्लेस किया। ठीक है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट कब हो जाएंगे, तो फिर डी का क्या, किसका, 1974। अगला, frequently arrange the following themes related to globalization of Indian business since independence। क्या करना है, इंडियन बिजनेस जो ग्लोबलाइज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, उसको सीक्वेंट ऑर्डर में सजाना है। उसको क्या करना है, सीक्वेंट ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला FDI in various sector opened along with the slashing of custom duties, partial opening of economy to external trade and relicensing of some key sectors, government led investment in large public sector। उसके बाद इस तरफ होगा, उसके बाद क्या हुई है, उसके बाद हुई है इंडियन बिजनेस बिकम कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड्स ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग, इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्री विथ सस्टेन्ड फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। मतलब सबसे पहले क्या हुआ उसको देखना है। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया था, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहला उसने क्या किया, सबसे पहला गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन स्टील, केमिकल्स एंड पावर। पहले सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई। ठीक है, जब सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्री विद सस्टेन्ड फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या किया उसने, अपना पूरा का पूरा फोकस कहां लगाया, इंडस्ट्री के ऊपर। और जब भी आप इंडस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, काम बढ़ जाएगा ना। तो बाई पैसा भी खर्च हो रहा था और क्या हो रही थी, काम भी ढंग से नहीं हो रही थी।
पैसा भी खर्च हो रहा था और काम भी ढंग से नहीं हो रहा था। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पार्शियल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी 1991। अब क्या कर दिया हमने, अपनी इकोनॉमी को पार्शियल क्या किया, खोला कि बाहर से पैसा आ सके। तो क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद ई, उसके बाद बी, इसके बाद क्या हुआ, एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स। अब एफडीआई आई और डी क्या हो जाएगा, एफडीआई आएंगी तो हाँ, इंडियन बिजनेस बिकम कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड्स ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। अब वो जब भी एफडीआई आएगी तो क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू किसने किया था, भारत सरकार ने, पूरा अपना फोकस लगाया, पैसा लगाया, पैसा डूबा, तब उनकी नींद खुली, फिर एफडीआई को लाया, और एफडीआई को लाया तो क्या बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। आंसर क्या हुआ, CEBA डी। ठीक है, CEBA डी। अगला 10, the most significant and widely used country risk rating is international business risks are given by the which of the following, business environment risk, economist intelligence unit, national center for trade information, national trade promotion organization, PPR groups international country risk guide। most significant and widely used country risk rating in international business, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो रिस्क है उसको क्या किया जाता है, रेट किया जाता है, किनके द्वारा, किनके द्वारा रेट किया जाता है, किस किसके द्वारा। पहला है इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट रिस्क इंटेलिजेंस इंडेक्स, दूसरा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और उसके बाद है पीआर ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड। नेशनल वाला नहीं है, इंडिया वाला नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनली की बात कर रहे हैं, तो सी और डी इंक्लूड नहीं होंगे, ए बी ई तीनों के तीनों उसमें इंक्लूड होंगे। ABE। अगला है कॉप मीटिंग हुआ था ना, COP 27, COP 27 का मतलब क्या, यूएन का जो क्या है, यूएन के जो मेंबर्स हैं और वो जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉप, जो क्या कहते हैं, कॉप। तो COP 27, ठीक है, और COP 27 एक्शन प्लान, जिसमें क्या था, मिटिगेशन, कैपिटलाइज, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मिटिगेशन कहने का क्या मतलब था उनका, मिटिगेशन कहने का क्या मतलब था, कैपिटलाइज कहने का क्या मतलब था, टेक्नोलॉजी कहने का क्या मतलब था, कैपेसिटी बिल्डिंग कहने का क्या मतलब था। बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्यों, बी है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या होंगे, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है, उस पर देखना, उसमें देख को बताओ ना, सामने सामने लिखा हुआ है। आंसर खत्म। कैपिटल मतलब क्या, फंड, फंड कहाँ दिया हुआ है, फोर में, बी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे ना। पूरा दीवार देख रहा है, फिर से उठाएगा, होल कहाँ पर है, क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ ना कुछ जरूर उसमें अंदर में होंगे कहीं ना कहीं। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, फंड, कैपिटल मतलब क्या, फंड, तो क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 4, बी का 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3। ए में बात की थी किसकी, मिटिगेशन की, पेज डाउन अनएबेटेड कोल पावर। उसके बाद सी का 2, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रमोट क्लाइमेट नो हाउ सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या, एम्पावरिंग ऑल स्टेक होल्डर टू एंगेज इन क्लाइमेट एक्शन। सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर दीजिए, अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही तक था आपका इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चंस, जो कि 2023, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में अलग अलग फेज में पूछे गए हैं, जिसके कम से कम नंबर होंगे लगभग 100 की लमसम। कितने, लगभग 100 के लमसम क्वेश्चंस आए थे 18 से लेकर के 23 तक, क्योंकि 18 के बाद से नया नया पैटर्न शुरू हुआ। 18 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको बताया, ये 4 मार्च 2023 का क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद पैसेज वाले आए थे, तो पैसेज वाले सॉल्व करते कि नहीं,
इसमें भी 2 पैसेज दिया गया है, ठीक है। एक एफडीआई में दिया गया था, एक और भी दिया था, तो 4 पैसेज दिए गए थे। तो क्या होता है कि भाई 90 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, और 10 क्वेश्चन जो आता है पेपर 2 में वो किस फॉर्म में आता है? पैसेज के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पैसेज के फॉर्म में आता है, ठीक है। 10 किस में आता है? पैसेज के फॉर्म में आता है, ठीक। तो पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार करके उसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं, जो हमने लिखवाया है, पता नहीं, उसको हमको भेज दीजिएगा अपने व्हाट्सएप। उसका एक दिन क्लास करते हैं, पूरा का पूरा रिव्यू लेते हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो मेन टॉपिक्स होगा, नोट्स को खोलेंगे, आप भी सामने सामने उस नोट्स को रखिएगा, खोलिएगा, फटाफट जो मेन टॉपिक्स है उसको एक बार रिव्यू करते हुए फटाफट 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 सारा काम 1 से 1.5 घंटा में सबमिट लेना है। लगभग 12 से 14 चैप्टर 1 घंटे में, इस 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो, उसके बाद टेस्ट वाले प्रोसीजर हम शुरू करेंगे, इसी बीच में करेंगे, है ना। इसके बाद आपका चैप्टर आता है कौन सा? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग किसको? एसटीडी वाले को पढ़ाना ही है, तो सॉरी बीपीएससी वाले में साथ साथ क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे और उसको भी एक साथ करके खत्म, ठीक।